आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? नो सर। अच्छा। कल का पढ़ा था? सर, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू जुड़ा हाँ हाँ। रहता हूँ न्यूज़ से, लेकिन जी जी। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मैंने। चलिए कोई बात नहीं, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दीजिए। सर, राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल एनी इम्पोर्टेंट न्यूज़। अभी अक्टूबर मंथ में तीन जी बड़े सर। बड़े इनकी फिल्म कलाकारों की डेथ हुई है, बता सकते हैं? नो सर। कोई बात नहीं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में आपका जूलॉजी सब्जेक्ट कहाँ दिखाई देता है? हमारे इंडिया में सर बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं पुराने समय में, जिन्होंने आयुर्वेदाचार्य को, जैसे कि चरक हैं, जीवक हैं, और सर्जरी से रिलेटेड सुश्रुत हैं। उनकी ज्ञान पद्धतियां हैं, कई सारे उनके कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम रियल आज के समय में बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। चरक ने क्या दिया है अ, कॉन्सेप्ट? आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं महर्षि चरक। क्या वो क्या जो कॉन्सेप्ट? अ, विभिन्न तरह की व्याधियां कैसे होती हैं, और जो हमारे आसपास जितनी भी वनस्पतियां हैं उनसे किस तरह से उन व्याधियों को ठीक किया जा सकता है। बेसिकली जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो पेड़ पौधों से मिलने वाली जड़ी बूटियों और औषधियों से कई तरह की बीमारियों को ठीक करने पर आधारित है। अच्छा। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? सर, टाइगर नेशनल एनिमल है हमारा, जिसे हम पैंथेरा टाइग्रिस भी कहते हैं जूलॉजिकल लैंग्वेज में। ओके। और नेशनल बर्ड कौन सी है? नेशनल बर्ड पीकॉक है, जिसको जूलॉजिकल लैंग्वेज में पेवो क्रिस्टेटस कहा जाता है। ओके। एमपी का नेशनल, वो एमपी स्टेट का एनिमल, बारहसिंघा। उसका साइंटिफिक नेम? सर, मैं भी भूल रहा हूँ, मुझे याद है लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। एमपी का स्टेट वर्ड क्या है? स्टेट वर्ड दूधराज, शाही बुलबुल जिसको कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम? इसका भी साइंटिफिक नेम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मैं देख लूंगा एक बार। ये मोगली लैंड कहाँ से रिलेटेड है? किस नेशनल सॉरी पार्क? सर। मोगली लैंड जो है किस नेशनल पार्क से रिलेटेड है? नो आइडिया सर। ये जंगल बुक का नाम सुना हुआ है? जी सर। इसके राइटर कौन है? नो आइडिया सर। भूल रहा हूँ, मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ये बुक, ये मूवी देखी है, और इसके राइटर का नाम भी पता है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। रोडियार्ड किपलिंग। यस यस, रुडियार्ड किपलिंग। यस। अच्छा। यो एशियन लॉयन है, वो इंडिया के किस नेशनल पार्क में है? गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर इसको कंजर्व किया जाता है। और वर्तमान समय में लगभग 500 से ज्यादा एशियाटिक लॉयंस गिर नेशनल पार्क में है, और काफी ज्यादा समृद्ध एरिया है ये लॉयंस के मामले में। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? फर्स्ट नेशनल पार्क, नो आइडिया सर। एमपी का कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें चीतों का संरक्षण किया जा रहा है? एमपी में कूनो नेशनल पार्क है, जहां पर चीतों का को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और इसके अलावा नौरादेही अभयारण्य में भी चीतों को लाने की बात की जा रही है, और उनको कंजर्व करने का बात किया जा रहा है। अच्छा। कूनो एमपी में। नेशनल पार्क में, हाँ हाँ, जी 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 जी, बताओ। नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते लाए गए थे, और उनको वहां पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लगभग अभी 30 के आसपास वहां पर उनका नंबर है। पहले नामीबिया से लाए गए थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए गए थे वो। यस सर। तो अभी यानी कि कूनो के बाद यानी कि उनको कहाँ पर शिफ्ट किया गया था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नौरादेही में शिफ्ट किया गया था उनको। नहीं, वो तो अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले अभी नौरादई में हुए नहीं, होने वाले हैं। नहीं है सर, पता नहीं मुझको। आपका जो मंदसौर में है गांधी उद्यान में। जी सर। अच्छा। इंडिया में यानी कि आपका जो माइग्रेटेड वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं?
साइबेरियन क्रेन मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ये जो साइबेरिया से आता है। साइबेरियन सारस कहाँ पर आता है? राजस्थान में जो भरतपुर से सेंचुरी है वहां उस, पर ये हर साल आते हैं। उसके अलावा और भी कहीं जाते हैं क्या? अ, सरिस सरिस्का राजस्थान में है, वहां पर भी आते हैं। और इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं, कुछ साइट्स हैं, लेकिन मुझे अभी उनके बारे में ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, ठीक। मैम पूछेंगे आपसे। शिवांश, पेंगोलिन के बारे में सुना है आपने? पेंगोलिन। यस मैम, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। आज पता नहीं, मैं बहुत इंफॉर्मेशन शफलिंग हो रही है मेरे दिमाग में। हाँ, हम हर बार बताते हैं, आंसर देते हैं पूरे, लेकिन आज नहीं बिल्कुल। बता पा रहे हैं। हाँ, पेंगोलिन नहीं सुना आपने? पेंगोलिन के बारे में सुना होगा। सुना है मैंने, नाम सुना है मैंने। क्या है ये? मैमल्स है, क्या है, बर्ड है, क्या है पेंगोलिन? ये बर्ड है। बर्ड है कि मैमल्स है? ओके पढ़ लेना। पेंगोलिन और पेंगुइन दोनों अलग अलग होते हैं, एक बार देख लीजिएगा इनको। ओके। अच्छा, ऐसी कोई फिश का नाम बताइए जिसके दांत नहीं पाए जाते, ऐसी कोई फिश है? जिसके टीथ नहीं होते? हाँ। आई थिंक दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, बट दैट इज नॉट अ ट्रू फिश। फिश। अच्छा, फॉसिल फिश के बारे में सुना है? फॉसिल फिश। सीलोकैंथ इज द फॉसिल फिश। इवोल्यूशन में शायद सीलोकैंथ के बारे में बात की जाती है कि जो कई समय पहले पानी से चलकर धरती पर आई थी, उसको फॉसिल फिश कहा जाता है। अच्छा, लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं ये बताओ। ऐसे फॉसिल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स जो कई समय से धरती पर प्रेजेंट है, एग्जिस्टेंस में है, और उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फॉसिल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स। अच्छा, इसके एग्जांपल दो, लिविंग फॉसिल्स के कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे कि जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में एक प्लांट आता है इसको कहा जाता है जिंको बाइलोबा। तो ये फॉसिल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। बहुत लंबे समय से इसके अंदर कोई ऐसा परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिला है। एनिमल किंगडम में बताइए, ये तो प्लांट किंगडम बता दिया। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। क्रैब। क्रैब हाँ, किंगडम। लिमुलस किंग। यस हाँ। यस, राइट। तो इसको आप लिमुलस दैट इज कॉल्ड एज किंग crab. It belongs to arthropoda and it is the living fossil. इसको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूल गए आप? क्या मैम? तो भूल गए, इसको कैसे भूल गए? मैं पता नहीं मैम आज क्या हो रहा है, मुझे इन्फॉर्मेशन आए, लेकिन हो सकता है कि शायद मैं ज्यादा प्रेशर ले रहा हूँ या जो भी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, अच्छा, हाथी के दांत देखे? हाथी, एलिफेंट। यस मैम। हाँ। तो ये जो टस्क होते हैं, टीथ होते हैं, ये इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर क्या होते हैं? दीज आर द इंसाइजर्स। इंसाइजर। अपर की यस लोअर? मैम, अपर इंसाइजर्स। अपर इंसाइज। यस। ओके, डेंटल फॉर्मूला बताइए थोड़ा। ह्यूमन का ह्यूमन का होता है 2123। 2123 अपर, 2123 लोअर, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके। ये इंसीजर कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, अच्छा, मुझे इवोल्यूशन के बारे में बताइए। एवोल्यूशन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस के फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक लंबे समय से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, और उसने अपने आप को इन्वायरमेंट की नीड्स एंड चैलेंजेस के हिसाब से किस तरह मॉडिफाई किया। ये कहलाता है एवोल्यूशन, जहां वो अपने आप को इवॉल्व करता है और प्रीवियस डे से बेटर बनने का काम करता है, ताकि बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में नेचुरली इसको सिलेक्ट करने के ज्यादा चांसेस मिले और डार्विन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये अपनी फिटनेस को शो कर पाए। जैसे कि हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स का जो एवोल्यूशन हुआ है वो एप से हुआ है। तो बहुत समय पहले हम भी वही क्रिएचर्स थे जो टेट्रापेडल लोकोमोशन शो करते थे, लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ और आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से हमने अपने बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस लाए, और आज हम इसे होमोसेपियंस के फॉर्म में देखते हैं, जो कि एप्स से पूरी तरह से डिफरेंट स्पीशीज है। तो इस तरह से कई सारे ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशन के कारण डेवलप हुए। इसमें और मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही होता है कि थोड़ा डिफरेंस, दोनों में अंतर होता है?
नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, चिंपैंजी एंड ह्यूमन बीइंग्स लगभग 98% डीएनए की सिमिलरिटी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। चलिए, ये बताइए इवोल्यूशन में आपने सुना है मेगा माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में? यस मैम। हाँ। माइक्रो इवोल्यूशन जीन के लेवल पर होने वाले चेंजेस है, जिसके कारण वेरिएशंस आती हैं, और यही जो वेरिएशंस है बहुत लंबे समय में ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशियल फीचर्स को जन्म देती हैं, और इसके कारण ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो मैक्रो इवोल्यूशन है, अ, वो स्पीशीज के इवॉल्व होने को बताता है, जहां पर एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से बिल्कुल अलग हो जाती है, जहां पर उनके बीच में मेटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है, और दोनों अपना अपना डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से दिखते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन। बायो इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं? बायो इंडिकेटर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जो किसी पर्टिकुलर साइन को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं कई सारे। लाइकेंस को जैसे हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं, इट इज सिग्निफिकेंटली बीइंग यूज्ड इन द इंडिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि इकोलाई है, इकोलाई को बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी वाटर में ये प्रेजेंट है तो ये उसके वहां पर पॉल्यूशन के एक्सटेंट को बताता है कि यहाँ पर गट बैक्टीरिया हो सकते हैं और ये पानी कंटेमिनेटेड है। तो इस तरह के कई अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्वायरमेंट में चैलेंजेस को फेस करते हैं, और अल्टीमेटली उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी को बेटरली अडेप्ट कर पाते हैं, नए चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं, अपनी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस ला पाते हैं, जिसके कारण किसी काम को परफेक्टली किया जा सके, इसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, हम बहुत अलग अलग तरह के अडेप्टेशन देख सकते हैं। लाइक प्लांट्स में अगर हम देखें तो जीरोफाइट्स जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर वाटर की स्कार्सिटी होती है। तो उन्होंने अपनी बॉडी को इस हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ, जैसे कि उनकी स्किन पर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है, उनका जो शूट है वो ग्रीन कलर का होता है, जो उनकी लीफ है वो थॉर्न्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है वो संकन स्टोमेटा होते हैं। और इसी तरह से अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें, तो एनिमल्स में जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अमेरिकन रेड। ये डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहता है और वहां पर वाटर की स्कार्सिटी होती है। तो इसने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है कि ये वाटर इन्वायरमेंट से नहीं लेता है, जब बल्कि अपनी बॉडी में जो फैट प्रेजेंट होता है उसका बीटा ऑक्सीडेशन करा के वाटर की डिमांड को पूरा करता है, और अगर ये पूरे जीवन भर भी पानी ना पिए तो ये सरवाइव कर सकता है। जैसे हम कैमल में देखते हैं हम्प होती है, जो फैट को स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स है जो जिस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वैसे चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, वैसे चेंजेस में सर्वाइव करने के लिए अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। चलिए, ठीक। अच्छा, आपने ईडीएनए के बारे में सुना है? ईडीएनए क्या होता है? एनवायरमेंटल डीएनए। इन्वायरमेंटल। डीएनए डीएनए ईडीएनए सुना है इसके बारे में? नो मैम। नहीं सुना। क्रिस्पर कैस9 टेक्निक के बारे में पढ़ा है? क्रिस्पर टेक्निक के बारे में सुना है मैं, लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। क्रिस्पर टेक्निक के बारे में मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, लेकिन राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल। ठीक। अंतिम प्रश्न है। आप ये बताइए, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है, उसका डायरेक्शन बताइए। लाइक फ्रॉम हार्ट से कहाँ तक इवॉल्व हो फ्लो होके जाता है ऐसे। हाँ हाँ। First of all, blood comes from lungs in the oxygenated form, and it is received by left atrium. From left atrium, this blood goes to left ventricle by cuspid valve. From left ventricle, it is being pumped in the systemic aorta, and from aorta, oxygenated blood gets into the different body part where it is utilized for the different body activities. And from there capillaries make the network and collect carbon dioxide, and this blood becomes deoxygenated, and from these capillaries veins are formed, and from these veins vena cava is formed. Vena cava dumps the deoxygenated blood into right atrium. From right atrium blood goes into right ventricle by cuspid valve, and from right ventricle blood goes into the lungs back for oxygenation of blood with the help of semilunar valve. So this is the circuit of blood flow inside the mammalian heart.
फ्रॉग में किस तरीके से होता होगा? फ्रॉग में तो ट्राई चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है फ्रॉग में। Yes. So because of the presence of three-chambered heart in frogs and all other amphibians, blood gets mixed in the ventricles. तो पंपिंग ऑफ ब्लड इज टेकिंग प्लेस इन द मिक्स्ड मैनर। उनकी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो मिक्स्ड फॉर्म में जाता है, और इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं ब्लड की मिक्सिंग हो जाने के कारण। बाकी जो बर्ड्स हैं जिन्हें एबीज कहा जाता है और मैमल्स, इनकी बॉडी में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये ब्लड को प्रॉपर सेपरेट कर पाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सही तरह से पंप कर पाते हैं। इसी वजह से ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, और इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। शिवांशु जी, यस सर। म्यूटेशन क्या होता है? फिर जेनेटिक सीक्वेंस में, चाहे तो जीन है या फिर क्रोमोसोम है, किसी भी तरह का आने वाला स्पॉन्टेनियस चेंज जो अगली जनरेशन में इनहेरिट होता है, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कई तरह के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि पैथोजन, कुछ वायरस हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करा देते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे कि बेंजीन है, मस्टर्ड गैस है, जैसे कि निकोटीन है। और इसके अलावा बहुत सारी रेडिएशंस है, जैसे कि बीटा रेडिएशंस है, गामा रेडिएशंस है, यूवी रेडिएशंस है, एक्सरेज है। ये सभी म्यूटेशन का कारण बनते हैं। इसके और कई टाइप बार म्यूटेशन। टाइप्स यस क्या सर। है इसके? म्यूटेशन जनरली दो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एक जीन में होने वाला म्यूटेशन और दूसरा क्रोमोसोम में होने वाला म्यूटेशन। जीन के अंदर जब म्यूटेशन होता है तो फिर इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। किसी जीन के अंदर जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है तब इसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का जब सेट बदल जाता है तो जो रीडिंग फ्रेम है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसका सीक्वेंस बदल जाता है, जिसके कारण एमिनो एसिड का सीक्वेंस बदलता है और स्ट्रक्चरल प्रोटीन बदल जाते हैं। दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो या तो स्ट्रक्चर के कारण हो सकता है क्रोमोसोम की, या उसके नंबर में चेंज आने के कारण। स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण, जैसे कि कोई क्रोमोसोम की आर्म टूट जाए तो डिलीशन हो सकता है, कोई एडिशनल आर्म ऐड हो जाए तो एडिशन हो सकता है। जो आर्म्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए तो ट्रांसलोकेशन हो सकता है, और अगर क्रोमोसोम इन्वर्ट हो जाए तो इन्वर्जन होता है। और साथ ही साथ एक अलग तरह का क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसे हम न्यूमेरिकल चेंज कहते हैं, अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है। हो सकता है कि किसी ह्यूमन बीइंग में 26 की जगह 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाए, 46 की जगह 41 45 हो जाए। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स में देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो ये अलग अलग तरह के म्यूटेशंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। एक होता है सोमेटिक म्यूटेशन, वो क्या होता है? अ, जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो अपनी लाइफ में किसी म्यूटाजन के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे कि मान लो गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाए वो, तो उसकी जो बॉडी की सेल्स हैं उनमें चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सोमेटिक म्यूटेशन। मायोसिस सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो क्या है? म्यूटिक सेल डिवीजन, या कोई भी जब सेल डिवीजन की हम बात करते हैं तो जनरली उसके दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जहां पर साइटोप्लाज्म का और सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है। जब हम कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर चार अलग अलग स्टेज आती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन जो मियोसिस है उसकी प्रोफेज डिटेल्ड स्टेज होती है, और इसी वजह से ये मियोसिस से अलग होता है, क्योंकि जो मियोसिस है उसकी प्रोफेज में 5 सब स्टेजेस होती हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और इसके अलावा बाकी 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। एंड दीज स्टेजेस आर फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसके बाद इसमें सेकंड डिवीजन स्टार्ट होता है और 2 सेल से 4 सेल बनती हैं। सो इन शॉर्ट, मियोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस इन फॉर्मिंग 4 सेल्स फ्रॉम सिंगल सेल, एंड द प्लॉइडी लेवल इज डिफरेंट। जो हमारी डिप्लॉइड सेल होती है, ये सेल डिवीजन के अंत में हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और इससे आगे चल के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके। जियोलॉजिकल पार्क कितनी है एमपी में? नो आइडिया सर, नंबर में मुझे आइडिया नहीं कितने हैं। और इंडिया में कितनी है, अगर नंबर की बात की जाए? नंबर नहीं पता सर एग्जैक्ट मुझको। मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्या? क्या सर? जूलॉजिकल पार्क या नेशनल पार्क? जियोलॉजिकल पार्क। नो सर, नो आइडिया। मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है?
मेटा पॉपुलेशन का मतलब है कि एक पॉपुलेशन किसी ज्योग्राफिकल एरिया में एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, और उस पॉपुलेशन के छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, और वो पार्ट्स ज्योग्राफिकल बैरियर्स के थ्रू या ज्योग्राफिकल ब्रिजेस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहने देखने में लगता है कि पॉपुलेशन के जो ग्रुप्स की ग्रुपिंग दिखाई देती है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मेटा पॉपुलेशन। वो सबमिट वो कौन ऑर्गेनाइज कराता है? क्या सर? वो COP, हाँ सबमिट को। आई थिंक यूएनईपी इसको ऑर्गेनाइज कराता है, जो क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड है, और वर्ल्ड में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल इश्यूज हैं मेजर, जैसे कराता है, क्लाइमेट चेंज। इसको कराता है UNFCCC। यूनाइटेड नेशन का। यूएन तो COP30 कहाँ होने वाला है? नहीं पता सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, रामसर साइट MP में कितनी है? एमपी में आई थिंक 11 रामसर साइट्स हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, शायद 11। और 5 है। ओके ओके। थैंक यू। शिवांशु जी, यस सर। आपका बढ़िया है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप नर्वस दिख रहे थे, लेकिन बाद में आते आते काफी अच्छे कॉन्फिडेंट हो गए, है ना। यस सर। और जैसे सब्जेक्ट काफी अच्छा है आपका, है ना। और बस ये है कि थोड़ा सा जो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई करेंट की जो चीजें हैं उनको जरूर यस पढ़ सर। लीजिएगा, है ना। बिल्कुल सर। ओवरऑल वैसे आपका बढ़िया है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़े से नर्वस समझ में आ रहे थे, और लेकिन यस सर। बाद में आते आते आपका सब्जेक्ट पर जहाँ बात स्टार्ट कोर सब्जेक्ट पे बात हुई तो काफी अच्छे स्ट्रांग आप हो गए थे। बढ़िया है, ओवरऑल आपका अच्छा है। सर ठीक। कुछ जगहों पर जहाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात आती है, हाँ तो शायद याद रखने में बड़ा कठिनाई महसूस करता हूँ। बाकी एक- जहाँ हाँ, कॉन्सेप्चुअल चीजें उसका आती हैं तो वो एक उसमें थोड़ा सा बहुत कंफर्टेबल उसका है। एक तरीका ही हो सकता है ना, जैसे सर ने पूछा कि कितने नंबर है, नंबर याद नहीं आ पा रहे तो आप इनके कुछ लग नाम बता दीजिएगा, तो ठीक वो है सर। हो जाएगा कि हाँ कि ठीक है, मतलब जानकारी है, मतलब ये एग्जैक्ट ठीक है नंबर सर। नहीं मालूम है तो नंबर मत बताइए, लेकिन कम से कम एक दो नाम बताना स्टार्ट करें तो उससे एक इम्प्रेशन हो ओ, जाता है कि हाँ पर्सन को इनकी जानकारी है, बताइए। ठीक ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। जी। हाँ। बाकी सब्जेक्ट तो अच्छा है ही आपसे, मैं तो डेली मिलती हूँ। और सब्जेक्ट में यस सारे सर। आंसर आपने दिए ही हैं, बस कुछ करंट से रिलेटेड है वो मैं आपसे बोलती भी रहती हूँ। कॉप वगैरह के बारे में यस भी मैम। बोला था, इसको तैयार कर लीजिए, कुछ जो संस्थान है उनको तैयार कर लीजिए, यस इंटरनेशनल। मैम, काम करने हैं ऊपर, हाँ। और आने वाले दिनों में कर लूंगा हाँ, होपफुली। और जो कुछ जूलॉजिकल नेम है सर ने पूछे थे, उनको जो आप नहीं यस मैम। बता पाए उनको भी तैयार, मैं सबसे बोलती रहती हूँ ये तैयार कर लीजिए आप लोग, पहले भी बोला है, लेकिन आप लोग ने करे नहीं है, अब कर लीजिए, टाइम नहीं बचा है समय। ओके मैम। ये सब अच्छा था शुरू में, जैसा सर ने बताया कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन था, फिर लाइन पे आ गया। चलिए, ठीक है। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। सर मैं एक आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूँ इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, कि इसको जूलॉजी से कैसे रिलेट किया जाए, क्योंकि इसका कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिस पर अपना एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके। देखिए तो आप इसको जूलॉजी से जूलॉजी से, हाँ, तो जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम? ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स हैं, एनिमल, जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं बेसिकली, और मेनली कोर बायोलॉजी में मतलब प्लांट। एनिमल्स के अवार्ड्स वगैरह की, ये नहीं कि इकोसिस्टम जो है ना उसकी स्टडी करते हैं, एक तरह से ये देखा जाए ना। तो यानी कि यस हमारा सर। जो आपका प्राचीन काल में जो चीजें थी वो यानी कि सारी चीजें जो पंचभूत कहा जाता है ना, कि आपका यानी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, मतलब आपका यानी कि पृथ्वी हो गई, उसमें आकाश हो गया, उसमें जल हो गया, है ना, वायु हो गया, इन सारी चीजों को यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कनेक्ट है। उसके बाद आपका जो आपका इन्वायरमेंट है जो है ना, इन्वायरमेंट को यानी कि उस समय का जो है वो सारी चीजें। एनिमल्स के बारे में खास करके हम बात करें तो यानी कि उसमें जो आपकी गाय होती थी, गौवंश, है ना, स्पेशली वो उनका मिलता है। इसके अलावा और भी एनिमल्स के बारे में आपकी जानकारी मिल जाती है, जैसे हमारे वेद है, ऋग्वेद है स्पेशली, उसमें आपका बकरी के बारे में मिलता है, भेड़ के बारे में भी जानकारी मिलती है एनिमल्स में, है ना, लॉयन के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये हमारे जो एनिमल्स से रिलेटेड है। उसके बाद आपका जो आपने जैसे चरक वगैरह का नाम लिए हुए हैं, ये आपके चरक हैं, सुश्रुत हैं, है ना, ये सारा कुछ यानी कि आपका उनके बारे में। इसके बाद कौन कौन से यानी कि आपके कुछ जो
उस समय ग्रंथ भी लिखे गए कुछ, है ना, जिससे हस्त आयुर्वेद है, उसमें यानी कि आपकी पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाती है। चरक ने चरक संहिता में दिया है, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में दिया है। ये कुछ हम्म। और चीजें थोड़ा सा रिलेट करते हुए ना। सर इसका कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है क्या, कोचिंग से प्रोवाइड हो सकता है जहाँ हाँ, इंफॉर्मेशन मिल जाए? मैं इसका आपको यानी कि कुछ मैटर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, है ना। यस सर। ओके सर। तो थैंक यू सर।